हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 41। जीजू ने आदित्य को माफ कर दिया। सभी मिलकर पिज्जा का लुत्फ उठाने लगे। आदित्य जीजू से देर रात बातें करता रहा, उन्हें समझाता रहा कि वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अनामिका के लिए कर रहा है। जीजू ने भी उसकी भावनाओं को समझा और फिर देर रात सभी सोने चले गए। अगली सुबह आदित्य उठा और कॉलेज के लिए निकल गया। जैसे ही क्लास में पहुंचा, इशिका वहां पहले से ही आदित्य का इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग, इशिका ने इतराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, आदित्य ने बिना उसके ध्यान दिए कहा और अपनी सीट पर आ बैठा। वह अपने डाउट्स क्लियर कर रहा था और इशिका उसके बगल में बैठे उसे निहारे जा रही थी। आदित्य को महसूस हुआ तो उसने इशिका से कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? बस ऐसे ही, इशिका ने प्यार से कहा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे इस तरह घूरे। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, आदित्य ने कहा और वापस नजरें अपनी बुक पर गड़ा ली। इशिका को आदित्य का जवाब काफी रूड लगा। वह मुंह बनाकर बैठ गई, पर आदित्य को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कॉलेज आने का उसका एक ही मोटिव था, पढ़ाई, और इसके अलावा आदित्य बाकी कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। लास्ट पीरियड में कोई टीचर नहीं आया तो आदित्य ने अपना बैग उठाया और क्लास के बाहर निकल गया। कॉरिडोर से होते हुए आदित्य जब जा रहा था तो उसके कानों में गिटार की आवाज पड़ी। आदित्य ने गर्दन घुमाई थी, देखा कुछ लड़के पास वाली क्लास में बेंचों पर बैठकर गिटार बजा रहे थे, लेकिन धुन एक भी सही नहीं थी। आदित्य के पांव उस ओर बढ़ गए और अंदर आया तो सब इसको देखने लगे जिस लड़के ने गिटार पकड़ा हुआ था। आदित्य उससे कहा, क्या मैं ये बजा सकता हूँ? श्योर, लड़के ने गिटार निकालकर आदित्य को बढ़ा दिया। आदित्य ने अपना बैग साइड में रखा और गिटार लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी पर्सनालिटी पर वह सूट भी कर रहा था। सभी आदित्य को देखने लगे। आदित्य ने धुन बजाई। वो धुन इतनी प्यारी थी कि सब खामोशी से सुन रहे थे। आदित्य जब रुका तो सारे एक साथ बोल पड़े, प्लीज कुछ सुना दो ना प्लीज। आदित्य मुस्कुराकर कहा, ओके। उसने अपनी आंखें मूंद ली। अनामिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा था और एक बार फिर उसकी उंगलियां गिटार के तारों को झनझनाने लगी और वह गुनगुनाने लगा, आदित्य ब्रो, तुम लॉ कॉलेज में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गिटारिस्ट होना था। आदित्य ने गिटार निकाला और लड़की को बढ़ाकर कहा, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लड़कों में से एक ने कहा, लेकिन भाई तुझे देखकर लगता नहीं तू ये सब कर लेता है। मतलब इतना अच्छा गिटार बजाना कहाँ से सीखा? दूसरे लड़के ने कहा। आदित्य ने अपना बैग उठाया और कंधे पर टांगते हुए कहा, जिंदगी एक बार मिलती है और मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। आदित्य वहां से चला गया। लड़के उसे देखते रह गए, लेकिन खिड़की के पास खड़ी इशिका ने जब उसे गाते हुए और गिटार बजाते हुए सुना तो आदित्य पर फिदा ही हो गई। आदित्य कॉलेज से रेस्ट्रो आया और अपने काम में लग गया। वक्त गुजरता रहा। अनामिका बच्चों के साथ तो आदित्य अपने कॉलेज और रेस्ट्रो में बिजी रहने लगा। दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे। होली के वक्त राधा ने आदित्य को फोन किया और घर आने को कहा तो आदित्य ने मना कर दिया। तुझे हम सबकी याद नहीं आती आदित्य? राधा ने भावुक होकर पूछा। ऐसी बात नहीं है माँ, वहाँ आऊँगा तो अनामिका से मिलने का दिल करेगा और आप जानती हैं मैं उससे नहीं मिल सकता, बस इसलिए नहीं आ रहा। इतना प्यार करता है उससे, राधा ने कहा। हाँ, अपनी माँ से भी ज्यादा, आपसे थोड़ा कम। कैसा है तू? ठीक से खाना खाता है ना? सोमित जी ने बताया, बहुत मेहनत करता है तू वहाँ, अपना ख्याल तो रखता है ना? मैं ठीक हूँ माँ, दियो जीजू बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, जल्दी सबसे मिलने आऊँगा। मैं इंतजार करूँगी बेटा। आदित्य ने बाकी घर वालों से बात की और फ़ोन काट दिया। 6 महीने बीत चुके थे। आदित्य और अनामिका ने इन 6 महीनों में एक दूसरे को न देखा न सुना, बस याद करते रहे और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इन दूरियों का असर ये हुआ कि उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा वफादार और ईमानदार हो गए। दोनों बस एक दूसरे के लिए जिए जा रहे थे। अनामिका अब अपने काम को लेकर पहले से और ज़्यादा गंभीर हो गई थी। अमर का उस पर विश्वास बढ़ चुका था, इसलिए अब अनामिका उनके साथ कई बार उनके ऑफिस की मीटिंग में भी चली जाया करती थी। लेकिन इन 6 महीनों में उसने कभी अमर को पापा कहकर नहीं पुकारा। उनके बीच जो गलतफहमियां थी वो सब दूर हो रही थीं, लेकिन एक कसक अनामिका के मन में अभी भी थी, जिसके चलते वह अमर से ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी। पर अनामिका अपने काम से खुश थी। उसने उन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और 4 बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ से बाहर भेजा।
अपने पैसों का वह सही इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। जुलाई का महीना चल रहा था। भयंकर गर्मी थी। अनामिका अपने केबिन में थी। बच्चे और वहाँ का स्टाफ सुस्ता रहा था। अनामिका पानी लेने बाहर आई तो उसकी नज़र बरामदे में बैठी वहाँ रहने वाली लड़की पर गई, जो कि उनको सलाइयों पर लपेटे जा रही थी और उधेड़े जा रही थी। अनामिका उसके पास आई और बगल में बैठते हुए कहा, ये आप क्या बना रही हैं? स्कार्फ। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे? इस ऊन और सलाइयों से? मुझे इससे स्वेटर, जुराब और मफलर बनाना भी आता है। तो अनामिका ने कहा, क्या आप हमें सिखाएंगी? हाँ, ये सिलाई पकड़ो और ऊन को ऐसे लपेटते जाओ। लड़के ने सिखाते हुए कहा। अनामिका को वो बहुत दिलचस्प लगा, तो वह इसके पास बैठकर सीखने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। जितना वह बुनती उतना ही वापस उधेड़ देती। ये देखकर लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, आप एक दिन में थोड़ी सीखेंगी, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगी तो आ जाएगा। अनामिका भी अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराने लगी और कहा, हाँ ये बात तो सही है, तो कल से आप मुझे रोज सिखाना। अनामिका कुछ देर बाद वापस अपने ऑफिस में चली आई और अपने काम में लग गई। उधर गर्मियों में आदित्य की हालत खराब थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। अनामिका ने लड़की से सीखते हुए आदित्य के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनना शुरू किया। अगस्त के महीने में अमर अनामिका को अजमेर लेकर गए और उसी वक्त आदित्य 2 दिन के लिए घर आया। इतने महीनों बाद उसे घर आकर काफी अच्छा लग रहा था। आदित्य अनामिका से मिलना भी चाहता था, लेकिन उसे अमर की शर्त याद आ गई, तो वह 2 दिन घर से बाहर ही नहीं गया और परिवार वालों के साथ ही वक्त बिताया। 2 दिन बाद आदित्य वापस दिल्ली चला आया और फिर से पढ़ाई और काम में लग गया। कुछ महीने और निकले। संडे की शाम आदित्य काव्या के साथ बाहर सोसाइटी में घूम रहा था कि तभी उसके नाम से एक पार्सल आया। आदित्य को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतने दिनों में उसके लिए किसी ने कुछ नहीं भेजा था। आदित्य ने सिग्नेचर करके पार्सल ले लिया। उसने पार्सल देखा, जिस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं था। आदित्य उसे और काव्या को लेकर घर चला आया। तनु ने उसके हाथ में पार्सल देखा तो पूछा, ये किसने भेजा है? पता नहीं, देखता हूँ क्या है इसमें। आदित्य ने पार्सल खोलते हुए कहा। तनु और जीजू भी उसके पास आकर बैठ गए। आदित्य ने पार्सल खोला तो उसमें सफ़ेद रंग का बहुत ही खूबसूरत हाथ से बना हुआ स्वेटर था, जिसके बाएं तरफ लाल रंग से एक छोटा सा दिल बना हुआ था। आदित्य उसे बार बार छूकर देखने लगा तो जीजू ने उसके हाथ से लेकर कहा, स्वेटर तो बहुत अच्छा है, पर भेजा किसने है? हाँ सुमित, इसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे किसी ने इसे खुद से बनाया हो। आदित्य अभी भी उसे देखकर छूकर महसूस करने की कोशिश कर रहा था और फिर एकदम से बोल पड़ा, यह अनामिका ने भेजा है। क्या? पर उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम? जीजू ने हैरानी से पूछा। हाँ, और उसने तुम्हारे नाप का स्वेटर बिना तुम्हारे नाप के कैसे बनाया होगा? वो सब जानती है दी। एंट्रेंस के टाइम पर जब मैं यहाँ था तो उसे यहाँ के बारे में बताया था मैंने, लेकिन तेरे नाप का कैसे पता उसे? जीजू ने पूछा। आपने कभी दी को हक किया है क्या? तो जीजू बोले, किया है ना, और अगले ही पल उन्हें समझ आ गया आदित्य क्या कहना चाहता था। वो मुस्कुराने लगे, लेकिन आदित्य किसी सोच में डूब गया और देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी उभर आई। जीजू ने देखा तो कहा, अनामिका ने तुम्हारे लिए ये अपने हाथ से बनाकर भेजा है, ये जानकर तुम खुश नहीं हो? आदित्य ने नम आंखों के साथ जीजू की ओर देखा और फिर गर्दन झुकाकर कहने लगा, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि दिल कर रहा है अभी उसके पास चला जाऊं। इसे बनाने में उसे महीनों लगे होंगे और इसे बनाते हुए वह हमेशा मुझे याद करती रही होगी। उस वक्त उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। जानता हूँ वो बहुत प्यार करती है, लेकिन जताने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। जीजू ने उसको अपने गले लगाते हुए कहा, ये वक्त बहुत मुश्किल है तुम दोनों के लिए, लेकिन ये प्यार के छोटे छोटे पल ही तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। सिर्फ अनामिका ही नहीं, तुम भी तो उससे बहुत प्यार करते हो, तभी तो पहचान लिया कि उसने भेजा है। अब जल्दी से इसे पहन कर दिखाओ। आदित्य उठा और जैकेट निकालकर स्वेटर पहन लिया। वो बिल्कुल आदित्य के नाप की ही थी और आदित्य पर बहुत जच भी रहा था। जीजू और तनु ने देखा तो जीजू बोल पड़े, अरे गजब, कल से यही पहनकर जाना कॉलेज। आदित्य उसे वापस उतारने लगा तो जीजू ने कहा, पहने रखो, अनामिका ना सही, उसका एहसास तो है ना इसमें। दी जीजू आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे हैं, नजर रखिए इन पर, आदित्य ने कहा और वहां से चला गया। तनु उसकी बातों पर हंसने लगी और किचन की ओर बढ़ गई।
अगले दिन से आदित्य वही स्वेटर पहनकर कॉलेज जाने लगा। उसे पहनने के बाद उसे एक अलग ही खुशी का एहसास होता था। एग्जाम शुरू होने वाले थे। ऐसे में आदित्य अपनी पढ़ाई को लेकर और सचेत हो गया। उसके पेपर अच्छे गए। आदित्य में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी उसे 2 साल और निकालने थे और दूसरा साल भी उतना ही अच्छा निकला। इन 2 सालों में इशिका आदित्य को चाहने लगी थी। वह हर वक्त आदित्य के बारे में सोचती, उसके करीब रहती, उससे बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी। लेकिन आदित्य सिर्फ उससे एक सामान्य दोस्त की तरह ही पेश आता था। उसने अपनी तरफ से कभी इशिका को ये नहीं दिखाया कि उसे इशिका में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। इशिका ने भी इन 2 सालों में आदित्य से कुछ कहा नहीं। वह बस उसके कहने के इंतजार में थी। 2 सालों में आकाश की शादीशुदा जिंदगी में एक नया मोड़ आया और नीता के प्रेग्नेंट की खबर आदित्य, जीजू और तनु को मिली। तीनों बहुत खुश हुए। आदित्य ने नीता से 1 घंटे तक बात की और उस पूरे टाइम में वह सिर्फ नीता को अपना ख्याल रखने, बेबी का ख्याल रखने, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सब बताता रहा। आकाश और नीता दोनों उसकी बातें सुनते रहे और हंसते रहे। आदित्य की जिंदगी में सब अच्छा हो रहा था। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि अनामिका उसकी थी। घर में नन्हा मेहमान आने वाला था और सभी खुश थे। उसने 2 सालों में अपनी मेहनत करके जीजू के उनके आधे से ज्यादा पैसे लौटा भी दिए थे। आदित्य 2 साल से उसी रेस्टोरेंट में था। चेतन भी उससे बहुत प्रभावित था। उसकी मेहनत और लगन देखकर चेतन ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। एक शाम आदित्य वहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वहाँ किसी कंपनी की टीम के 6 लोग बैठकर किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वे काफी देर से वहां बैठे थे और सारे आपस में लगभग बहस कर रहे थे। आदित्य उनका ऑर्डर रखने आया तो उन लोगों की कुछ बातें उसके कानों में पड़ी। उसे वो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और वह कुछ ही दूर खड़ा होकर बड़े गौर से सब देख सुन रहा था। जब टीम सदस्य किसी फैसले पर नहीं पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा, अब ये कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल, पास ही खड़े आदित्य ने कहा। तो सबकी नजर उस पर चली गई। कैसे? उनमें से एक ने पूछा, जो कि शायद उसका सीनियर था। आई विल एक्सप्लेन, आदित्य कहते उनकी ओर आया तो वहां बैठे दूसरे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, लो अब एक वेटर बताएगा कि काम कैसे करना है। उसकी बात सुनकर बाकी 4 दबी सी हंसी हंसने लगे। सीनियर ने उन सबको घूरा तो सारे चुप हो गए। आदित्य वहां आया तो सीनियर ने उसे एक चेयर ऑफर की और बैठने को कहा। आदित्य वहां बैठा, उसने प्रोजेक्ट देखा और फिर कहने लगा, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका फ्रंट नॉर्थ साइड में होना चाहिए था, जबकि नॉर्थ साइड में वर्किंग प्लेस और मेन रोड बना हुआ है, जहां प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक की समस्या बहुत है। ऐसे में फ्रंट का वहां होना सही नहीं है। आपके मॉल का फ्रंट एरिया ईस्ट साइड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके एक तरफ स्कूल और दूसरी तरफ हॉस्पिटल है। वहां का पार्किंग एरिया इतना तंग है कि 2 गाड़ी एक साथ वहां से नहीं गुजर सकती। अगर कल को कोई दुर्घटना होती है तो मॉल में मौजूद लोगों को वहां से निकलने में 1 घंटा लग जाएगा और उनके साथ साथ स्कूल के बच्चों और हॉस्पिटल के लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब बची 2 साइड, वेस्ट और साउथ। वेस्ट साइड में कच्ची बस्ती है और वहां से रास्ता बनाने के लिए आपको उन सबको हटाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर वो वहां से हटेंगे तो जाएंगे कहाँ? लास्ट ऑप्शन बचता है साउथ, लेकिन वो साइड भी प्रॉब्लम पर है। उसका सॉल्यूशन है ग्राउंड फ्लोर पर। आपको खाली स्पेस रखना होगा जहां पार्किंग एरिया बनाया जा सकता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। पर सर, इससे हमें काफी नुकसान होगा, एक आदमी ने कहा। लेकिन ये सब करके आप हजारों लोगों की जान और उनकी कीमती वक्त बचा सकते हैं, आदित्य ने कहा। तो एक आदमी खींचते हुए कहा, सर आप कहाँ एक वेटर की बात सुन रहे हैं? ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप है। आदित्य अपनी कुर्सी से उठा और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं गलत रास्ता नहीं चुन सकता। हाँ, मैं एक वेटर हूँ और मुझे नहीं लगता कोई भी काम छोटा होता है। हर सफल इंसान को कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। मैंने उनको तरीका बताया है। इससे इनका कुछ नुकसान होगा, लेकिन भविष्य में बड़े नुकसान से बच जाएंगे। आगे इनकी मर्जी। सारे मुंह फाड़े आदित्य को देखने लगे। कहकर आदित्य वहां से चला गया। सीनियर के अलावा बाकी 4 लोगों ने आदित्य की बात में सहमति जताई। एक असहमत था तो सीनियर ने उससे कहा, कुछ बिजनेस सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी किए जा सकते हैं। आई थिंक ही इज राइट। सीनियर के फैसले को सबको मानना पड़ा और कुछ देर बाद सभी उठकर बाहर निकल गए।
सीनियर ने काउंटर पर बिल पे किया और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर आदित्य को देते हुए कहा, अगर तुम्हें वक्त हो तो कल शाम मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। आदित्य कार्ड को देखता रहा जिस पर लिखा था मिस्टर राघव बजाज, साथ में किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम भी था। आदित्य ने चेतन को देखा और कहा, जब ये इतना बड़ा आदमी है तो फिर यहाँ क्यों आया था? इन्हें मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, ये बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। इन्होंने तुम्हें अपना कार्ड दिया, मतलब तुम बहुत लकी हो। मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तो आदित्य ने कार्ड जेब में रख लिया। रात में आदित्य घर पहुंचा और जीजू को सब बताया, तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आदित्य को राघव से मिलना चाहिए, बाकी उसकी किस्मत आगे उसे कहाँ लेकर जाती है। आदित्य खाना खाकर सोने चला गया। सुबह उठा और कॉलेज जाने के लिए निकला। कॉलेज वाले रास्ते पर ही उसे अपनी गाड़ी में एसी मिल गई। उसने आदित्य को लिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन आदित्य ने साफ मना कर दिया और कहा वो पैदल ही आ जाएगा। आदित्य आगे बढ़ गया। इशिका को अच्छा नहीं लगा। उसके साथ बैठी उसकी दोस्त ने कहा, यार तू उसे बोल क्यों नहीं देती कि तू उससे प्यार करती है? पिछले 2 सालों से तू उसे पसंद करती है, अब तुझे बोल देना चाहिए। जब तक कुछ कहेगी नहीं वो कैसे समझेगा? आई थिंक यू आर राइट, मैं आज ही उसे अपने दिल की सारी बातें बोल दूंगी, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉलेज आने के बाद क्लास ली। जब आदित्य जाने लगा तो इशिका ने कहा, आदित्य आज शाम 5 बजे मुझसे सी कैफे मिल सकते हो प्लीज़? किस लिए? आदित्य ने पूछा। तो मिलो, वहीं बताती हूँ, प्लीज़ 5 बजे मैं इंतज़ार करूँगी, इशिका ने कहा और वहाँ से चली गई। आदित्य को आज राघव से भी मिलना था और इशिका भी उससे मिलने का बोलकर चली गई। आज वह रेस्टोरेंट जाकर सीधा राघव के ऑफिस चला आया। राघव ने उसे अपनी कंपनी में एडवाइजर के तौर पर नौकरी ऑफर की। आदित्य को बहुत खुशी हुई। उसने राघव की बात मान ली। रेस्टोरेंट में आदित्य से मिलकर राघव बहुत इम्प्रेस हुआ था और जब उसने खुद अपने प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च किया तो पाया कि आदित्य ने जो कहा वो सही था और बस उसी वक्त उसने आदित्य को अपने साथ जोड़ने का मन बना लिया। काफ़ी देर वह आदित्य से डिस्कस करता रहा और उसे अपने काम और बाकी चीज़ों के बारे में समझाता रहा। ये सब देखकर आदित्य भी इम्प्रेस था कि इतना सब होने के बाद भी राघव में कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं थी। आदित्य वहाँ से फ्री होकर रेस्टोरेंट आया और चेतन को बताया। चेतन को आदित्य के जाने का थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन वह आदित्य को आगे बढ़ते देखना चाहता था, इसलिए खुशी खुशी उसे जाने दिया। आदित्य ने कुछ वक्त चेतन के साथ बिताया और घड़ी में देखा जो कि शाम के 4:30 बजा रही थी। आदित्य वहां से निकला और इशिका की बताई जगह पर पहुंचा। ये कैफे किसी मॉल के आखिरी माले की टेरेस पर बना था। ये एक ओपन कैफे था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। आदित्य वहां पहुंचा, इधर उधर देखा तो लास्ट टेबल के पास खड़ी इशिका दिखाई दी। आदित्य उसकी ओर आया तो इशिका पीट करके खड़ी हो गई। आदित्य ने आकर कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इशिका खुशी से आदित्य की ओर पलटी और उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, आई लव यू आदित्य, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आदित्य ने यह सुना पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उसने सहजता से इशिका की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, उठो। इशिका मुस्कुराती उठकर उसके पास आई। आदित्य ने एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा और कहने लगा, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और इससे ज़्यादा मैं तुमसे और कोई रिश्ता नहीं रख सकता। इशिका ने जैसे ही सुना उसके होंठों की मुस्कान गायब हो गई और इसका दिल टूट गया। उसने बेचैनी से कहा, आदित्य आखिर मुझ में कमी क्या है? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। तुम में कोई कमी नहीं है। यू आर परफेक्ट। आफ्टर ऑल तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा। मुझे और कोई नहीं चाहिए। आई लव यू एंड आई जेन्युइनली फीलिंग्स फॉर यू देन व्हाट यू सो नो। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, आदित्य ने एकदम से कहा, जिससे इशिका को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह अवाक से आदित्य को देखते हुए बोली, व्हाट? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ ये सच है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उससे शादी नहीं हुई, लेकिन मैंने उससे वादा किया है कि मैं जिंदगी भर उसी का रहूंगा। मैं कुछ समझी नहीं, इशिका ने हैरानी भरे शब्दों में पूछा। आदित्य उसे अनामिका के बारे में बताने लगा, शुरू से लेकर आखिर तक। उसने कम शब्दों में इशिका को सब बता दिया। जैसे जैसे इशिका सुनते जा रही थी वैसे वैसे उसका दिल टूटता जा रहा था, लेकिन आदित्य की आंखों में अनामिका के लिए प्यार उसे साफ दिखाई दे रहा था। अनामिका के बारे में बताकर आदित्य चुप हो गया और इशिका की ओर देखने लगा। इशिका ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य कहने लगा,
अपनी फैमिली, अपनी कंफर्ट ज़िंदगी छोड़कर मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए आया हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं किसी और लड़की के करीब नहीं जा सकता। अगर किसी को देख भी लूँ तो उसे मुझे अनामिका नज़र आती है। पिछले 2 सालों से वो मेरा इंतज़ार कर रही है। 2 सालों से उससे मिला तक नहीं हूँ, ना ही उसे देखा, ना ही उसकी आवाज़ सुनी। बस इस उम्मीद के साथ दोनों जी रहे हैं कि कभी तो हम सारी शर्तों को पूरा करके एक दूसरे से मिलेंगे। वो कैसी है, किस हाल में है, कुछ नहीं जानता। एक एक करके दिन मेरे लिए 1 साल जैसा है। ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद न किया हो या उसके बारे में सोचा ना हो। सी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं उसके बिना आने वाली जिंदगी की कल्पना कर भी नहीं सकता। अनामिका है तो आदित्य है और आदित्य है तो अनामिका है। मैं उससे बहुत चाहता हूँ इशिका। उसने मेरे लिए बहुत दुख सहा है और इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कहते हुए आदित्य की आंखें नम हो गईं। इशिका ने ये सब सुना तो अनामिका के लिए आदित्य का पवित्र प्यार देखकर उसकी आंखें भी भर आईं। उसने आदित्य के पास आकर कहा, वो बहुत लकी है आदित्य। आजकल लोग कुछ दिन दूर होते ही सब भूल जाते हैं, लेकिन तुम तो अनामिका को खुद में बसा चुके हो। तुम दोनों को तो मैं क्या कोई भी अलग नहीं कर सकता। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इशिका, आदित्य ने कहा और जाने लगा। तो इशिका ने भर्राए गले से कहा, आदित्य क्या मैं एक बार तुम्हें गले से लगा सकती हूँ प्लीज। आदित्य ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो इशिका। यू डिजर्व समवन बेटर, जिसके प्यार के लिए तुम्हें कभी घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और हल्का अंधेरा भी होने लगा था। इशिका का दिल टूट चुका था, पर वह आदित्य के लिए खुश थी। आदित्य के इनकार के बाद भी उसे आदित्य पर कोई गुस्सा नहीं था। कुछ ही देर बाद उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त का था। इशिका ने जैसे ही फोन उठाया उसने चहक कर कहा, बता दी आदित्य को अपने दिल की बात। क्या कहा उसने? उसकी जिंदगी में कोई और है। इशिका ने उदासी भरी आवाज में कहा, तो अब तू क्या करेगी इशिका? दोस्त ने चिंता जताते हुए कहा। इशिका ने एक ठंडी आह भरी और कहा, दुआ करूंगी कि वो दोनों मिल जाए और उनके बीच कभी कोई इशिका ना आए। इशिका ने समझदारी वाला कदम उठाया और आदित्य अनामिका का सच जानने के बाद वह पीछे हट गई। इशिका एक बहुत समझदार लड़की है। वह रिश्तों को निभाना काफी अच्छे से जानती थी। आदित्य का त्याग देखकर उसने आदित्य और अनामिका की मदद करने की सोची और अगले ही दिन वह आदित्य को लेकर अपने घर चली आई। इशिका के बड़े पापा शहर के जाने माने वकीलों में से एक थे। आदित्य की लगन देखकर उन्होंने आदित्य को प्रैक्टिस के लिए अपने पास रख लिया। कॉलेज का 1 साल बाकी था, इसलिए आदित्य अब कॉलेज सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता था। बाकी वक्त वह इशिका के बड़े पापा के साथ बिताता था। उसके साथ रहते हुए वह हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करता। बड़े पापा भी उसके काम से खुश थे। वे आदित्य को पर्सनली अदालत के दाव पेच सिखा रहे थे और आदित्य बखूबी सीख रहा था। साथ ही दोपहर से लेकर रात तक राघव के ऑफिस में भी आदित्य अब काम करने लगा था। पहले से आदित्य को अच्छी सैलरी या यूं कहें 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलने लगी थी। उसने उन पैसों में से कुछ चीजों को चुकाए, बाकी को अपने पास रखा। वह खुद पर बहुत कम खर्च किया करता था। पैसे और एक्सपीरियंस तो आदित्य खूब कमा रहा था, लेकिन अब उसे पहले जितना वक्त नहीं मिल पाता था। कई बार तो किसी केस की स्टडी करते करते वह बड़े पापा के ऑफिस में ही सो जाया करता था और इस वजह से वह तनु और जीजू से भी बहुत कम मिल पाता था। कुछ करने का एक जुनून उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा था। इस 1 साल में आदित्य पहले से ज्यादा समझदार और गंभीर रहने लगा था। अनामिका से दूर होने के बाद मुस्कुराना तो जैसे भूल ही चुका था। वो बस हर काम में लगा रहता और इसी वजह से डॉक्टर ने उसे चश्मा लगाने की सलाह तक देती। फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन आदित्य की तैयारी काफी अच्छी थी और इसी बीच उसे खबर मिली कि नीता को बेटा हुआ है। आदित्य बहुत खुश हुआ, लेकिन काम में इतना फंसा हुआ था कि चाह कर भी ना जा पाया। आकाश उसकी परेशानी समझता था, इसलिए उसने उसे अब डिग्री के साथ ही घर आने को कहा। आदित्य इतना अच्छा भाई और परिवार पाकर बहुत खुश था। दूसरी ओर अनामिका इस इंतजार में एक एक दिन काट रही थी कि आदित्य जल्दी ही लौट आएगा। इंदौर का ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा उसने जहां उसने आदित्य के लिए दुआ न मांगी हो। उसे भरोसा था आदित्य पर और इसी भरोसे के चलते आज अनामिका इंदौर की जानी मानी हस्ती थी। उसने अनाथालय में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिल पाई, उनकी जिंदगी बदल दी और ये सब किया उसने दी हुई हिम्मत से। इन 3 सालों में अनामिका ने सिर्फ एक बदलाव आया और वो था साहस।
फैसले लेने का तजुर्बा। अपने पिता के साथ रहते हुए उसने इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से जाना। अनामिका को अब अमर से कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा उनके लिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना खुद अपने हाथ से बनाती थी। उनके सभी कामों में मौजूद रहती थी। अमर को बहुत खुशी होती थी। बस इन 3 सालों में अनामिका ने उन्हें कभी पापा कहकर नहीं पुकारा और अमर बस इसी आस में थे कि कभी तो अनामिका उन्हें पिता होने का हक देगी। आदित्य के कॉलेज के एग्जाम हुए और जब रिजल्ट आया तो एक बार फिर सब हैरान थे। आदित्य ने अपने कॉलेज में टॉप किया था। जब लॉ की डिग्री लेने के लिए उसे स्टेज पर बुलाया गया तो चारों ओर से तालियों का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। आदित्य का सपना पूरा हो चुका था, पर यह अभी शुरुआत थी। आगे उसे बहुत कुछ करना था। उसने सभी का शुक्रिया अदा किया और स्ट्रॉन्ग स्पीच दी, जिसे सुनकर हर कोई आदित्य से प्रभावित था। आदित्य अपनी डिग्री लेकर जैसे ही वहां से बाहर आया, सामने इशिका खड़ी थी। आदित्य मुस्कुराते उसके पास आया और कहा, थैंक यू। अरे वाह, मेहनत तुमने की और थैंक यू मुझे, इशिका ने कहा। तो आदित्य बोला, इस मेहनत में तुम्हारा भी हाथ है इशिका। मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए तुमने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, सो थैंक यू तो बनता है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, ओनली हग, कम ऑन गिव मी अ हग, इशिका ने कहा। आदित्य ने इशिका को गले लगाया और कहा, और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कॉफ़ी पिला सकते हो? वैसे भी आज शाम की फ़्लाइट से मैं लंदन जा रही हूँ अपने आगे की पढ़ाई के लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन। चलो फिर मेरी कामयाबी और तुम्हारे जाने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, आदित्य ने छेड़ते हुए कहा। इशिका ने उसे घूरते हुए कहा, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना? आदित्य ने प्यार से कहा, मजाक कर रहा हूँ। पता है इशिका, गलत कहते हैं लोग कि एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन अगर मोहब्बत और नफरत से ऊपर उठकर देखा जाए तो औरत से बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकती। तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ओ सैंटी मास्टर, बस करो हाँ, अब चलो, शाम को निकलना भी है मुझे, इशिका ने कहा और उसकी बाह पकड़कर उसे खींचते हुए कैफे की ओर चली गई। दोनों अंदर आकर बैठे और इशिका ने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। वेटर चला गया तो इशिका ने आदित्य को देखकर कहा, सो व्हाट? आदित्य ने पूछा, मतलब कब मिल रहे हो अपनी अनामिका से? मिलना तो मैं भी चाहती थी पर नहीं मिल पाऊंगी। तुम बताओ कब जा रहे हो वापस? अभी नहीं इशिका, सिर्फ डिग्री लेकर मैं उनके सामने नहीं जा सकता। मुझे कुछ बड़ा करना है, जिसके बाद मैं अनामिका के पापा से पूरे हक से अनामिका का हाथ मांग सकूं। तुम जरूर करोगे। अच्छा, तुम बड़े पापा जैसे कामयाब बनना चाहते हो? आई मीन उन्हें अपना रोल मॉडल मानकर। नहीं इशिका, मैं किसी के जैसे नहीं बनना चाहता। मेरी अपनी पहचान होगी और लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे। इशिका को उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। दैट्स गुड। वैसे बड़े पापा के साथ रहकर तुमने जो प्रैक्टिस की है उससे तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। पापा कह रहे थे वो जल्द ही दिल्ली कोर्ट में कमेटी से तुम्हारे लिए चैम्बर के बारे में बात करेंगे। फिर तो तुम वकील साहब बन जाओगे ना? उन्होंने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो मेरे गुरु हैं और मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। उनका अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाऊंगा और उन्हें प्राउड फील होगा। आई आल्सो प्राउड ऑफ यू मिस्टर। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। आदित्य, जो कभी अपने बारे में नहीं सोचते, पता नहीं क्यों, पर जब कोई लड़की मेरी तारीफ करती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो क्यों? इशिका ने पूछा। क्योंकि यह हक मैंने सिर्फ अनामिका को दिया है। कोई और तारीफ करे तो जलन होती है मुझे। हाउ रोमांटिक। तुम्हारे जैसा मैट लवर पहली बार देख रही हूँ। कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है कि हर वक्त उसके होठों पर एक ही नाम रहता है। सच्ची, अब तो मुझे तुमसे कम अनामिका से जलन होने लगी है कि तुम उसे मिले। पर इन सब चीज़ों को साइड रखकर सोचती हूँ तो पाती हूँ कि तुम दोनों का प्यार सबसे अलग है। नहीं इशिका, अलग नहीं है। प्यार सब एक जैसा ही करते हैं, बस निभाने का तरीका अलग होता है। आजकल के प्यार में अगर लड़का लड़की का फ़ोन न उठाए तो ब्रेकअप हो जाता है। लड़की लड़के के कहने पर ना मिलने आए तो ब्रेकअप हो जाता है। और तो और 2 महीने में ही दोनों को कोई और पसंद आ जाता है और फिर अलग। जबकि अनामिका और मेरे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस पर ना जाने कितनी बार चिल्लाया होऊंगा, उसे परेशान किया होगा, उसे डांटा होगा, पर मैंने कभी उसके चेहरे पर शिकायत के भाव नहीं देखे। वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वालों में है। तुम्हारे कहने का मतलब, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी? इशिका ने सवाल किया।
नहीं, इतना भरोसा है उसे तुम पर। हाँ, इसी का आगे कुछ बोलती इससे पहले वेटर कॉफी रखकर चला गया। दोनों कॉफी पीने लगे और बातों का सिलसिला कुछ कम हो गया। दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया और फिर अपने अपने घर चले गए। आदित्य घर आया। तनु ने जब आदित्य को देखा तो खुश हो गई। काव्या भी उसकी गोद में चढ़ गई। तनु आदित्य को अपनी डिग्री के बारे में बताया। तनु ने उसका मुंह मीठा करवाया। आदित्य ने घर पर सबसे बात की। सभी बहुत खुश थे, लेकिन अनामिका को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह बस अपने कामों में बिजी थी। तनु ने जीजू को भी जल्दी बुला लिया। जीजू ने आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य की इस कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत आखिर उनकी ही थी। उस शाम सब खाना खाने बाहर गए। आदित्य, जीजू और तनु बहुत खुश थे। सुबह अनामिका किसी मीटिंग में जाने की तैयारी से बाहर निकल रही थी कि तभी अमर अपने हाथ में कोई लिफाफा लिए आया और अनामिका को बढ़ा दिया। ये क्या है? अनामिका ने पूछा। खुद ही देख लीजिए। अनामिका ने लिफाफा खोलकर देखा। उसका दिल धड़क उठा। उसमें आदित्य की तस्वीरें थीं, किसी लड़की को गले लगाते हुए जिसे अनामिका नहीं जानती थी। लेकिन अनामिका की नजरें तो बस अपने आदित्य पर थी। वह एक एक करके उन तस्वीरों को देखते जा रही थी। पूरे 3 साल बाद वह आदित्य को देख रही थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, सब वैसा ही था। अनामिका ने सारी तस्वीरों को लिफाफे में डाला और टेबल पर रखकर अमर से कहा, ये सब हमें क्यों दिखा रहे हैं आप? क्या ये सब देखकर भी आपको समझ नहीं आ रहा? आप पिछले 3 सालों से उसके आने का इंतजार कर रहे हैं और वो वहाँ किसी और लड़की के साथ खुश है। हम जानते थे वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, अमर ने कहा। अनामिका मुस्कुराने लगी और कहा, आप अब भी उन्हें जान नहीं पाए। इन तस्वीरों के जरिए आप उनके प्रति हमारा भरोसा और प्यार कम नहीं कर सकते। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा रिश्ता शक में जाए। आपकी आंखों पर अब भी उसके प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है अनामिका। जिस दिन ये पर्दा हटेगा आप जानोगी कौन सही और कौन गलत है। सारी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तो इकलौते हम उनके साथ खड़े होंगे। हम जानते हैं वो थोड़े अलग हैं पर गलत नहीं। अब आप इसे हमारा भरोसा समझें या फिर हमारी मोहब्बत, दोनों एक ही हैं। अनामिका ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। अनामिका मुस्कुराते चली जा रही थी। आज इतने दिनों बाद आदित्य की तस्वीर को देखकर उसका मन खुशी से भर उठा था। अनामिका आकर गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को चलने को कहा। अनामिका मीटिंग के लिए निकल गई। अमर की लाई आदित्य की तस्वीरें भी उसके विश्वास को डगमगा नहीं सकी। अनामिका मीटिंग वाली जगह पहुंची जहां उसके जैसे कई सारे समाज सेवी मौजूद थे। अनामिका को बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला था। उसने सबका शुक्रिया अदा किया और एक अच्छी स्पीच दी जिसमें उसने लोगों की मदद करने और उनके बिगड़े हालात सुधरने की बात कही। सभी बहुत प्रभावित थे। वहां बैठे लोगों में एक 26-27 साल का लड़का काफी देर से अनामिका को देखे जा रहा था। उसे अनामिका बहुत अच्छी लगी। अनामिका की सादगी, उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट और उसके अच्छे विचारों ने लड़के को अच्छा खासा प्रभावित किया। समारोह के बाद वह कुछ जरूरतमंद बच्चों को उसी लड़के द्वारा उनकी जरूरत का सामान बांटा जाना था। उसने अपने साथ अनामिका और कुछ लोगों को भी इनवाइट किया। सभी उन बच्चों को सामान देने लगे। उस पूरे वक्त में उस लड़के ने देखा कि अनामिका के चेहरे पर वो सब करते हुए एक अलग सी खुशी और चमक थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई थी। सभी सामान बांटे जाने के बाद अनामिका पर्सनली उन सभी बच्चों से मिली, उनके साथ कुछ वक्त बिताया, उनकी तस्वीरें ली। उसने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी बड़े घर से है, बल्कि वह सबके साथ अपना बर्ताव अच्छा रखती। जब जाने का वक्त हुआ तो अनामिका ने सबसे इजाजत ली और जाने लगी। अनामिका जी, लड़के ने अनामिका के पीछे आते हुए कहा। अनामिका पलटी तो लड़का उसके पास आया और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा नाम कौशल कुमार है। आज आपको पहली बार यहाँ देखा और देखकर महसूस किया कि आप जमीन से जुड़ी इंसान हैं। आपकी सादगी और आपका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। अनामिका ने भी उसका अभिवादन करते हुए हाथ मिलाकर कहा। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी जानकर खुशी हुई कि आप इतनी कम उम्र में भी इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। थैंक यू। क्या आज रात हम डिनर पर मिल सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड, लड़के ने सकुचाते हुए कहा। अनामिका हल्का सा मुस्कुराई और कहा, सॉरी आई हैव अ हस्बैंड। लड़के का ये सुनकर दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो जो भी है बहुत लकी है जिन्हें आप जैसी वाइफ मिली।
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम चलते हैं। नमस्ते, अनामिका ने कहा और वहां से चली गई। लड़का उसे जाते हुए देखता रहा। 2 दिन निकल गए और ये 2 दिन आदित्य ने जीजू और तनु के साथ बिताए, साथ ही अपने काम में भी लगा रहा। उसी शाम आदित्य के पास इशिका के बड़े पापा का फोन आया और उन्होंने आदित्य को अपने ऑफिस में बुलाया। आदित्य उनके ऑफिस चला आया और उनके सामने आकर कहा, जी सर कहिए। सबसे पहले तो वकील बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बैठो, उन्होंने कहा तो आदित्य उनके सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। वे अपनी कुर्सी पर आकर बैठे और एक फाइल आदित्य को बढ़ाकर कहा, आप नए नए वकील बने हैं और आजकल बहुत आराम कर रहे हैं, तो सोचा आपको काम में थोड़ा व्यस्त कर दूं। तो आदित्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे लिए एक केस है जो कि तुम्हारी जिंदगी का पहला केस होगा। मेरे एक दोस्त का कोई जमीन का मसला है और वह वहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता है, लेकिन वो जगह वहाँ किसी के कब्जे में है। मैंने केस फाइल कर दिया है, बस लड़ना आपको है। आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, अब इसे कोर्ट में आजमाने का मौका आया है, तो मुझे विश्वास है आप ये कर सकते हैं। मैं ज़रूर करूँगा और इसे जीतूँगा भी। केस की आगे की स्टडी के लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा और मेरे दोस्त से मिलना होगा, सारी बातें वहीं आपको समझाएंगे। वैसे जाना कहाँ है? आदित्य ने पूछा। बनारस, उत्तर प्रदेश। बनारस नाम सुनते ही आदित्य को अनामिका की कही बात याद आ गई। हमारी पसंदीदा जगह तो बनारस है। आप एक बार वहाँ जाएंगे ना तो वहीं के होकर रह जाएंगे। आदित्य को सोच में डूबा देखकर उन्होंने कहा, तो आप जा रहे हैं ना? जी सर, कब जाना है? कल। फिर आदित्य से देर तक उस केस को लेकर बात करते रहे। आदित्य घर आया और पैकिंग करने लगा। उसे पैकिंग करते देखकर जीजू ने कहा, तुम कहीं जा रहे हो आदित्य? हाँ जीजू, एक केस के सिलसिले में बनारस जा रहा हूँ। इतनी दूर? बनारस दिल्ली से 800-900 किलोमीटर होगा। हाँ तो क्या हुआ, काम के सिलसिले में मैं तो जाना ही पड़ेगा ना। वैसे भी ये मेरा पहला केस है और मैं किसी भी हाल में इसे जीतना चाहता हूँ, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आदित्य ने पैकिंग पूरी कर जीजू के पास बैठते हुए कहा, हाँ अपना ख्याल रखना और खाना टाइम से खा लेना, कहीं काम के चक्कर में वो भूल ही जाए। कैसे जाएगा? बस या ट्रेन से? इतना बड़ा आदमी हो गया है, लेकिन अभी भी तेरी ट्रेन और बस वाली आदत नहीं गई, तो मेरी गाड़ी लेकर जाएगा, समझा? अरे जीजू, बस और ट्रेन में खिड़की वाली सीट होती है, आप क्या जानो खिड़की वाली सीट का मजा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मेरी गाड़ी लेकर जाएगा, समझा? अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी निकलना है। गुड नाइट, जीजू ने कहा और उसके कमरे से बाहर चले आए।